नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से खुशामदीद है। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको देते हैं ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। तो आप सभी को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गज़ल। इससे पहले हमने कसीदा पे बात किया था और हमने बताया था कि जो कसीदा की हैयत है वो गज़ल से मिलती जुलती है। तो आज देखेंगे कि गज़ल क्या है और वो कसीदा से किस तरह से उसकी हैयत मिलती जुलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गज़ल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल तो वैसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है उर्दू शायरी में, और गज़ल के मुकाबले किसी और शायरी की मकबूलियत नहीं हुई है, बल्कि गज़ल उर्दू की बहुत ही ज़्यादा मकबूल सनफ़ है। ठीक है, और गज़ल के बारे में बातें की जाएँ तो बहुत ज़्यादा बातें निकलेंगी, लेकिन हमारा जो जो हमारा मद्दे नज़र है, जिसके हम 10वीं क्लास को ले रहे हैं, दर्जा दहम को के मद्देनज़र हम बहुत सारे पॉइंट नहीं ले रहे हैं, बल्कि कुछ मुख्तसर पॉइंट से ले रहे हैं। इसलिए हमने टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट अखज़ किए हैं। जैसे कि पिछले पिछले जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें भी हमने कम ही पॉइंट लिए हैं कि जिससे दर्जा 10 की बात तक ही बातें हमारी ख़त्म हो जाए और दर्जा 10 के जो भी बच्चे हैं उसको समझ लें। ठीक है, तो हमने ये 5 पॉइंट लिए हैं और आइए देखते हैं इन 5 पॉइंट में क्या है। तो पहली चीज़ क्या है कि गज़ल के लुग़वी मानी क्या है। गज़ल के लुग़वी मानी है औरतों से बात करने के या औरतों की बात करने के। ठीक है, ये औरतों से बात करना गज़ल का मानी है। तो फिर गज़ल को शायरी में क्यों शामिल किया गया, क्यों इस तरह की जो हैयत के जो शेर हैं या इस तरह की जो शायरी की जाती है उसका नाम गज़ल क्यों रखा गया। इसकी खास बात यह है कि जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें इश्क के मज़ामीन रखे जाते थे। ठीक है, उसमें इश्किया बातें, इश्किया शायरियाँ होती थी, और जब इश्किया शायरियाँ होती थी तो जो जो शायर था वो कहने वाला अपने आप को, चाहे वो मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, वो अपने आप को मुज़क्कर ही पेश करता था। कहने का मतलब अपने को मेल ही शो करता था, और जिसका जिक्र करता था वो फीमेल की तरह शो करता था कि वो मुअन्नस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा जो इसके लिए लफ्ज़ आया वो है औरतों से बात करने के, और इस तरह से जो कि गज़ल के माने भी औरतों से बात करने के हैं, इसलिए इसका नाम गज़ल रख दिया गया। और दूसरी चीज़ अब देखते हैं कि गज़ल की जो सबसे ख़ास खूबी है वो ये है कि गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सनफ़ है। जैसा कि मैंने बताया इससे पहले भी कि बहुत ही मकबूल है, और इससे ज़्यादा मतलब कि मशहूर और काबिल कबूल सनफ़ अभी तक उर्दू में नहीं मिली। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि इसका हर शेर एक इकाई की हैसियत रखता है। इसका हर शेर एक इकाई की हैसियत रखने का मतलब ये है कि इसका अगर आप एक शेर पढ़ेंगे जिसमें 2 मिसरे होते हैं, जैसा कि इस शेर में 2 मिसरा होता है, तो उन दोनों मिसरे को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी की पूरी बात मालूम चल जाएगी कि शायर क्या कहना चाहता है। यानी कि एक ही शेर जो है वो एक मुकम्मल शेर है, उसमें दूसरे शेर से उसकी मुनासबत निकालना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि जो शायर हैं, जो गज़ल गो है, वो एक ही शेर में अपनी बात कह देते हैं। फिर जब उनका दूसरा शेर आएगा तो वो दूसरी बात कहेगा। इस तरह से तो जो मतलब कि उसका हर शेर क्या होगा, अपने आप में एक मुकम्मल शेर होगा। ठीक है, इसलिए इसकी जो सबसे ख़ास डेफिनेशन है वो ये है कि जिसका हर शेर एक इकाई की हैसियत रखता है। तीसरी बात क्या है कि एजाज, इख्तिसार, इशारती इसलोब और गनायत गज़ल की खूबी है। गज़ल की खूबी में इख्तिसार पाना, बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ों में शायर का अपनी बात कह देना और उससे बड़ी बड़ी चीज़ें निकल जाना, जैसे तलमीही अशआर है, हुस्न तालील है, और इस तरह से और भी जो सनातें हैं वो इन गज़ल के जो उसलूब हैं इससे बहुत मिलते हैं। मतलब गज़ल में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रंगारंगी है हर तरह के सनातों का, तशबीहात का, इशारात का। जैसे इससे पहले हमने कसीदा में बात किया था, तो कसीदा में आपको 3 चीज़ मिली थी, मुबालगा, तशबीहात और इस्तिआरात। यहाँ पे मामला सिर्फ मुबालगा, तशबीहात और इस्तिआरात पे सीमित नहीं है, लिमिटेशन नहीं है इसकी, बल्कि हर तरह की रंगारंग इसमें मिलती है। तो एक मुख्तसर से लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं, इशारती लफ्ज़ बयान किए जाते हैं, जैसे कि कनाया देखा था आपने इल्म बयान में, जो कनाया की डिफिनीशन है। तो इशारती इसलोब भी आते हैं और गनायत गज़ल की खूबी है। फिर चौथी चीज़ देखिए,
आमतौर पर गज़ल में किसी मखसूस मौजू की पाबंदी नहीं की जाती। ये आज के टाइम की बात चल रही है कि आमतौर पर जनरली क्या होता है, इसमें कोई मखसूस मौजू की पाबंदी नहीं की जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मौजू एक मौजू से गज़ल नहीं बनती, बल्कि एक मौजू से भी गज़ल बनाई जाती है, लेकिन इससे कोई पाबंदी नहीं है कि बस खाली इस पे हो, इसी पे बात हो रही है। जैसा कि इसको अगर इससे जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, तो पहले इसको समझ लीजिए कि गज़ल में तमाम तरह के मौजूआत लिए जाते हैं। पहली बात, पाबंदी नहीं है। जब किसी मौजू की पाबंदी नहीं है तो फिर हर तरह के जो मौजूआत हैं वो लिए जाते हैं, ये बात वही चीज़ हो गई। लेकिन अगर आप शुरू में देखेंगे, स्टार्टिंग की जो दौर थे, जो शुरुआती दौर थे, उसमें जो जो मौजूआत लिए जाते थे वो पहली चीज़ थी इश्क, दूसरी तसव्वुफ, तीसरी चीज़ गम और चौथी चीज़ खुशी। यानी कि इस तरह के जो इन शायरियों में, गज़ल की शायरी में ये चार मौजूआत लिए जाते थे जनरली, इश्क, तसव्वुफ, गम और खुशी। लेकिन वक्त के साथ इसकी इर्तिका में फ़रोग हुई और ज़िंदगी के हर मसाइल और हर तरह के मौजूआत को लिया जाने लगा। मतलब कहने का ये है कि फिर जैसे जैसे टाइम बीता, अलग अलग गज़ल गो आए और अलग अलग शायर आए, उन्होंने इस शायरी को फ़रोग दिया और फिर इसमें हर तरह के मौजूआत आने लगे। फिर इसमें मौजू की पाबंदी नहीं रही कि बस लिमिटेड टू इश्क है, लिमिटेड टू तसव्वुफ है, लिमिटेड टू गम है या लिमिटेड टू खुशी है। इन्हीं चार चीज़ों पे महदूद नहीं रही, इसकी हद आगे बढ़ी और इसका जो दायरा है वो और आगे गया। और इस तरह से इस गज़ल को जो चंद मौजूआत पे ही मुश्तमिल थी, उसको और बढ़ाया गया, उसको और तरक्की दिया गया, उसको और फ़रोग दिया गया और फिर मौजूआत की पाबंदी नहीं रही, बल्कि हर मौजू पे गज़ल लिखने का रवायत शुरू हो गई। ठीक है, इस तरह से ये गज़ल के 5 पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसको समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे थे। और अगर आपको कुछ भी इश्यू हो, कहीं भी समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम इसका हल आपको पेश करेंगे। ठीक है, लेकिन ये 5 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब हम इसके फ़न की बात करते हैं। जैसे हमने शेर का फ़न, हमारा एक लेक्चर है, आप उसको भी जाके प्लेलिस्ट में जाके वो वाला लेक्चर ले लीजिए और आप उसको पढ़ लीजिए कि फ़न में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसे फ़न में हमने बताया था काफ़िया, रदीफ़ और वज़न और बहर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर शायरी के फ़न की बात करेंगे तो उसमें मतला और हुस्न मतला और मक्ता, इन सब का भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने उर्दू असनाफ पे जो हमने लेक्चर हमारा है वो भी प्ले लिस्ट से आप निकाल सकते हैं, उसमें इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जिक्र किया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये सब 5 पॉइंट, ये जो 5-6 पॉइंट हैं, टोटल 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट का गज़ल में क्या मामला है। ठीक है, गज़ल में इनकी किस तरह से शुमूलियत है। जैसा कि हमने बताया था कसीदा में कि जो कसीदा की हैयत है वो गज़ल से मिलती जुलती है। तो जैसे कसीदा में हमने देखा था कि मतला था, उसमें हुस्न मतला भी था, काफ़िया भी था, रदीफ भी हो सकता था और मक्ता था और वज़न और बहर भी, सब में पूरी शायरी में एक ही हुआ करती थी। ठीक है, अब जो गज़ल है इन सब में, इसमें भी यही चीज़ है। तो पहले मतलब बात कर लें तो जैसे ये मिर्ज़ा गालिब साहब की शायरी हमने यहाँ पे रखी हुई है, ये आप देखिए। तो इसमें जो मतला की तारीफ़ क्या है, मतला की तारीफ़ यही है ना कि मतला किसी शायरी का पहला शेर होता है और उसके दोनों ही मिसरे हम काफिया होते हैं। तो जैसे ये शेर आप पढ़िए पहला वाला, क्योंकि जब ये पहला शेर है यही मतला है। और ये मतला की जो शर्तें हैं वो क्या है कि दोनों ही मिसरे क्या होने चाहिए, हम काफिया होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मिसरे उला, मिसरे सानी दोनों ही हम काफिया होने चाहिए। तो मिसरे उला पहले देखिए, मिसरे उला हुआ और ये मिसरे सानी हुआ। ठीक है, तो मिसरे उला में क्या है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, और मिसरे सानी में क्या है, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए बर नज़र, ये आपका क्या हो गया, काफिया हो गया। ठीक है, क्लियर, क्योंकि आवाज़ इसकी एक ही निकल रही, जब हम आवाज़ निकलती है तो उसको ही काफिया बोलते हैं। फिर तो देखिए इन दोनों मिसरे में आपको हम काफिया मिल गया, यानी कि मतला की जो शर्तें हैं वो पूरी हो गई। तो गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला होता है, और मतला कहने का मतलब है कि उसमें जो मतलब कि दोनों मिसरे में जो काफिया है वो हम काफिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये गज़ल की पहली चीज़ पूरी हो गई।
दूसरी चीज़ जो है ये शर्त नहीं है, जैसे मतला शर्त था, हुस्न मतला शर्त नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए हुस्न मतला नहीं है। हुस्न मतला क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो गज़ल गो होते हैं या कुछ शायर हजरात होते हैं या फिर कसीदा गो होते हैं, वो उनका जो दूसरा शेर है उसमें भी मतला का हुस्न मिल जाता है। मतला का हुस्न का मतलब क्या है? मतला की खासियत ये है कि मतला के दोनों ही मिसरे जो हैं हम काफिया होते हैं। तो अगर दूसरा शेर भी हम काफिया हो जाए तो हम कहेंगे इसमें हुस्न मतला है, मतले का हुस्न इसमें भी मिल रहा है। अब देखिए जैसे सेकंड शेर यहाँ पे जो है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो देखिए यहाँ पे कोई बर नज़र भर की इस तरह की कोई मतलब कि हम आवाज़ यहाँ पे मिसरे उला में तो नहीं है इस शेर के, दूसरे शेर के, ठीक है। यानी कि इसमें हुस्न मतला नहीं है। अगर हुस्न मतला होता तो यहाँ पर भी कुछ भर, नज़र, पर्स, इस तरह की इधर उधर कुछ ऐसे अल्फाज यहाँ पे आते और उसके एतबार से हम कहते हैं कि हम काफिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आप एक दूसरा एक मतलब कि एक शायरी देखिए, गज़ल देखिए, ये अल्ताफ़ रज़ा साहब की बहुत मशहूर गाना है, आपने इसको सुना होगा। इसमें आपको हुस्न मतला मिल जाएगा। तो देखिए पहले हम मतला का शेर देखते हैं। मतला के शेर में आप देखेंगे कि दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में चलते हैं, वो बर्फ़ पे चलते हैं, हम आग पे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जलते हैं और चलते हैं, हम काफिया है, जलते और चलते। तो ये मतला का शेर है। मतला का मतलब पहला शेर है और इसमें हम काफिया है, तो मतला का शेर हो गया। अब क्या ये हुस्न इनके दूसरे शेर में है, वो देखते हैं। तो एहसास की शिद्दत से कुछ अश्क निकलते हैं, ये बर्फ के टुकड़े हैं, गर्मी से पिघलते हैं। तो देखिए यहाँ पे निकलते हैं, निकलते और पिघलते, इसमें भी आपको सिमिलर आवाज़ निकल रही है जो जलते चलते में निकल रही थी। तो इसका मतलब इसमें ते और ये, यहाँ पर भी ते और ये सब क्या हो गए? काफिया हो गए। यानी कि इसमें भी मतला की तरह ही है, मतलब पहला मिसरा भी काफिया और दूसरा मिसरा का जो काफिया है वो हम काफिया हो गया, इसलिए ये हुस्न मतला हो गया, ठीक है। तो ये हुस्न मतला होता है। लेकिन अगर गालिब साहब की ये शायरी में हुस्न मतला नहीं है, तो ये कोई कंडीशन नहीं है गज़ल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हो भी सकता है, ठीक है। तो हुस्न मतला हो भी सकता है, नहीं भी। अब काफिया की बात करें, जैसे यहाँ पे पहले शेर में आपने देखा कि ये दोनों ही मिसरे हम काफिया थे। अब काफिया गज़ल में किस तरह से होगा? एकदम जैसे हमने कसीदा में बात किया था कि पहला जो शेर है, पहला शेर के दोनों मिसरे, पहला और दूसरा, और बाकी जो अशआर हैं उनके दूसरे मिसरे हम काफिया होने चाहिए। तो देख लेते हैं कि हम काफिया है क्या। यहाँ पे देखिए पहला जो शेर है, यानी मतला का जो शेर है, उसमें तो हमने हम काफिया पे बात कर ली थी कि बर नज़र है। अब उसके बाद जो अगले शेर है उसमें भर है, फिर उसके बाद तीसरा जो शेर है उसमें पर है, और इधर है, फिर ये खबर है, ये पर है, और ये मगर है। यानी कि सब में ही जो मतलब कि काफिया है वो सबके ही शेर में हम काफिया हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब गज़ल में ये ज़रूरी है कि उसके जो बाकी जो अशार हैं उसमें भी काफिया एक ही होनी चाहिए, दोनों हर शेर के दूसरे मिसरे में। तो इस तरह से ये इस गज़ल में हम काफिया है, ठीक है। तो ये काफिया ज़रूरी है कि दूसरे मिसरे में सारे ही अशार में जो भी काफिया है वो हम काफिया होना चाहिए। अब रदीफ क्या है? जैसे हमने बताया था कि जो रदीफ है वो रिपीटेशन है, वर्ड ऐसे अल्फाज जो काफिया के बाद दोहराए जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बर नहीं आती, बर के बाद बर हमारा काफिया हो गया, इसके बाद जो नहीं आती है हमारा हो गया रदीफ। और ये कब रदीफ होगा? जब यही चीज़ यहाँ पर भी रिपीट हो। तो दूसरे मिसरे में देखिए नज़र हमारा काफिया है, इसके बाद के जो अल्फाज हैं वो नहीं आती, तो इसका मतलब रदीफ है। फिर इसी तरह से इसमें देखिए ये भर के बाद नहीं आती, फिर नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, यानी कि ये हमारा रदीफ हो गया। लेकिन गज़ल में ये भी ज़रूरी नहीं है कि रदीफ हो, लेकिन जब रदीफ होगा तो इसके हुस्न में बढ़ोतरी आ जाएगी, यानी कि इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रदीफ भी गज़ल के उसमें होते हैं। तो ये मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी। हुस्न मतला का भी यही हाल है कि हो भी सकता है, नहीं भी। अब मक्ता क्या है? मक्ता के बारे में भी हमने बताया था उर्दू असनाद के भी लेक्चर में। उसका जो कसीदा हमने
का लेक्चर दिया था उसने बताया था कि मक्ता वो है कि शायरी के आखिरी हिस्से में जब शायर अपना तखल्लुस पेश करता है तो उस शेर को मक्ता कहते हैं। तखल्लुस पेश करने का मतलब जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब कभी कभी अपना तखल्लुस असद लिखते हैं, कहीं पे गालिब लिखते हैं, यहाँ पे उन्होंने गालिब लिखा हुआ है, यानी कि आखिरी शेर में उन्होंने अपना तखल्लुस पेश किया हुआ है। ठीक है, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो यहाँ पे गालिब कहकर उन्होंने अपना तखल्लुस पेश कर दिया है, इसलिए ये मक्ता का शेर है। तो गज़ल में मक्ता का शेर भी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मक्ता की बात हो गई। बहर वज़न, अब वज़न और बहर इन सब में शायरी में एक ही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे सब एक ही वज़न पे ही मुश्तमिल है सारे शेर, और अब जब सबके वज़न एक ही है तो उसका बहर भी एक ही रहेगा। तो इस तरह से गज़ल में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मतला होना चाहिए, काफिया होना चाहिए, मक्ता होना चाहिए, वज़न और बहर भी सब में पूरी शायरी में एक होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है गज़ल में, और यही हैयत थी हमारे कसीदा की। तो अगर आप लफ्ज़ों में इसको लिखना है तो आप कसीदा वाले लेक्चर से उसको नोट कर लीजिए, वहाँ हमने इसके बारे में लफ्ज़ों में लिख दिया है कि कैसे इसको लिखेंगे। बाकी आपको हमने समझा दिया है कि सेम चीज़ है तो इसकी हैयत भी सेम है। ठीक है, तो ये तो शेरी फ़न की बात हो गई गज़ल में। अब इसकी हैयत की बात करते हैं। तो हैयत में क्या है, अशार की तादाद कम से कम 5 होती है। जो कसीदा थी उसकी भी अशार थे, उसके भी जो कम से कम अशार लिए जाते थे वो 5 ही लिए जाते थे। तो यहाँ पर भी सेम है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद मुकर्रर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हद मुकर्रर का मतलब फिक्स से मतलब है। जैसे हमने कसीदा में बात की, कसीदा बहुत लंबी लंबी शायरियाँ हुई हैं, गज़ल में उतनी लंबी लंबी शायरियाँ नहीं हुई। जनरली जो गज़ल की तादाद है अशार की गज़ल में वो 20 से 30 ली गई है। ठीक है, 20 से 30 ली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 से 30 ही फिक्स हो गई है कि 20 ही रहेगा या 30 रहेगा। ऐसा कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई गज़ल ऐसी है जो 6000 अशार पे मुश्तमिल है या 4000 अशार पे मुश्तमिल है, ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ जनरली आप 20 से 30 के ही आसपास देखेंगे। ठीक है, अब इसकी सनात की बात कर लें तो हमने जैसा कि बताया कि इसमें हर तरह की सनात मौजूद होती हैं गज़लों में। अलग अलग शायरों ने अलग अलग तरह की सनातें पेश की हैं, और इसीलिए इस गज़ल का जो मकबूलियत है इस सनफ़ की बहुत बढ़ गई, इसलिए कि इसमें हर तरह की सनातें मिल जाती हैं। चाहे वो इल्म बयान की बात करें, चाहे इल्म बदी की बात करें, इसमें हर तरह की सनातें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे ये जो हमने 5 शेर लिए हैं उसको एक एक करके देखिए। पहला शेर है कि ले साज भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, ले साज भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। अब देखिए, सांस का जो तशबीह है वो आफाक से ले लिया गया, मतलब कि सांस इस तरह से इतना लो, और क्यों, किस तरह से लेना है, बहुत ही आहिस्ता से लेना है, क्योंकि काम बहुत नाजुक है। इसी तरह से जो आफाक है वो भी बहुत ही उससे मतलब कि नाजुकी के साथ बनाया गया है। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने या भगवान ने जब इसका आफाक की तश्कील की, उसकी तख्लीक की, तो बहुत ही कारीगरी उसमें झलकती है कि उसका थोड़ा सा भी फार्मूला बदल जाए तो पूरा तहस नहस हो जाए। तो इस तरह से ये जो नाजुक है वो आफाक की तशबीह है। ठीक है, ये साज भी आफाक की तशबीह है। तो यहाँ पे तशबीह का जो इल्म बयान का जो तशबीह का वो है खूबी है वो यहाँ पे दिखाई गई। दूसरा शेर देखिए आतिश साहब का कि ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सोज़र बकफ, कारून ने रास्ते में खजाना लुटाया, रास्ते में लुटाया खजाना क्या। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आप देख रहे हैं कि इसमें कारून का जो नाम आया है एक ख़ास शख्स का नाम है, और जब किसी ख़ास शख्स का नाम आता है तो और उनके साथ कुछ बड़े वाक़यात मतलब कि रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तलमीही अशार कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा एक कहानी, एक किस्सा या फिर एक वाक़या छुपा होता है। तो इसलिए ये पहली चीज़ तो ये तलमी का अशार है, तलमी का शेर है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें हुस्न तालील भी है। क्यों? क्योंकि वो ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सोज़र बकफ। अब ज़मीन से तो ये सब चीज़ जो निकल रही है, जो आ रही है,
क्या वो कारून ने जो रास्ते में खजाना लुटाया था उसकी वजह से है? उसकी वजह से तो नहीं है, लेकिन शायर ने उसको इससे ले लिया। ठीक है, यानी कि ये हमारी दूसरी चीज़, इसमें हुस्न तालील भी मिल जाता है। हुस्न तालील में भी हमने ये शेर पेश किया था। आप हुस्न तालील इल्म बदी के जो लेक्चर्स हैं उसमें जाके आप हुस्न तालील पे देखेंगे तो वहाँ से भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि इस शेर में तलमी भी है और हुस्न तालील भी है। इसके बाद ये वाला शेर ले लीजिए, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। ये इकबाल साहब की शायरी है, उनका एक शेर है। और इसमें है क्या? इसमें है मजाज मरसिल। और भी अगर आप सोचेंगे, ध्यान दें, गौर करेंगे तो और भी मतलब की सनात मिल सकती है, लेकिन एक मजाज मरसिल इसमें है। किस तरह से कि मन में डूब जाना। अब मन में तो कोई डूबता नहीं है, बल्कि बस ये गौर करने की बात चल रही है, तो उस गौर करने का जो इस्तेमाल हुआ है वो मन में डूब जाने का है। ठीक है, तो इससे मतलब कि इसमें मजाज मरसिल जो 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 मजाजी माने लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें मजाज मरसिल है। फिर ये देखिए ये वाला शेर गालिब साहब का, कि मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। ठीक है, तो इसमें गालिब साहब का जो तखल्लुस है, असर यहाँ पे पेश किया है उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि मैंने मजनू को मारने के लिए जब पत्थर उठाया, संग उठाया, तो मुझे अपना सर याद आया। ठीक है, तो इसमें कौन सा सनात है? इसमें तलमी है, यानी कि जब वो मजनू को मारने के लिए किए तो उनको बचपन की याद आ गई। ठीक है, कि मैंने बचपन में जो है पत्थर मजनू को मारा करते थे, आज हम मजनू बने हुए हैं तो लोग मुझे मार रहे हैं। तो इस तरह से वो इस शेर को तलमी की तरफ ले गए। अब देखिए लास्ट जो हमारा शेर एग्जाम्पल की तरफ, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। अब फैज साहब कोई ऐसी बात की बात कर रहे हैं, ऐसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो इनके अफसाने में या इनके फसाने में उसका जिक्र तो नहीं हुआ है, और इसी बात से इनका कोई चाहने वाला, कोई महबूब है जो, या उनका कोई दोस्त है जो उनको बुरी लगी है कि वो बात क्यों जिक्र नहीं हुआ। लेकिन वो बात क्या है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि मतलब कि इशारा किया जा रहा है कि कोई बात है। तो जब कोई बात इशारे से होती है तो उसको, उसकी जो सनात होती है उसको बोलते हैं किनाया। तो यहाँ पे किनाया का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये जो एग्जाम्पल्स हमने दिए ये बताने के लिए कि हर तरह की जो सनातें हैं यहाँ पे गज़ल में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जानना चाहिए कि जो रंगारंगी है गज़ल में वो किसी और सनफ़ में इतनी ज़्यादा रंगारंगी नहीं होती, इसलिए ये अपने आप में एक बहुत ही मकबूल सनफ़ है और इसलिए लोगों को पसंद भी आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके फ़न, हैयत और सनात के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके अज्जाए तरकीबी की। अब अज्जाए तरकीबी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पे इसका जो डिफिनीसन है कि गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सनफ़ है जिसका हर शेर एक इकाई की हैसियत रखता है। जब उसका हर शेर एक मुकम्मल शेर है तो उसमें अज्जा की बात कहाँ से करेंगे? वो तो शेर खुद एक मुकम्मल है। उसके बाद जो दूसरा शेर है हो सकता है वो किसी और बात को मुकम्मल कर रहा हो, तीसरा शेर किसी और बात को मुकम्मल कर रहा हो। इसलिए गज़ल की जो शायरी है उसमें अज्जाए तरकीबी की बात नहीं की जाती। इसकी वजह यह है कि इसका हर शेर मुकम्मल शेर होता है, हर शेर एक इकाई की हैसियत रखता है, इसलिए इसमें अज्जाए तरकीबी की बात नहीं होती है। जैसे आपने कसीदा में देखा था वहाँ पे अज्जाए तरकीबी की बात थी, उसमें तशबीब था और भी चीज़ें थीं। ठीक है, और उज़ू मतलब हुजू था या फिर मदा था और दुआ थी। तो यहाँ पे इस तरह का कोई चीज़ नहीं है, बल्कि हर शेर अपनी एक अलग कहानी कहता है। कभी कभी जो अगर गज़ल की और भी और आगे आप जाएंगे हाई स्कूल से और आगे आगे बढ़ते हुए तो फिर वो मुसलसल गज़ल है और कताबंद गज़ल है, तो उसकी भी तारीफ़ है। तो वो मुसलसल गज़ल में हो सकता है कि एक ही मौजू पर पूरी बात हो जाए, तो वहाँ पे कुछ अज्जा की बात कर ली जाए, उसकी अज्जा तरकीबी की बात कर ली जाए, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो इसमें अज्जाए तरकीबी की बात नहीं होती, इसलिए अज्जाए तरकीबी की बात यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, और चलते हैं अब इसके इर्तिका के लिए। तो जैसा कि हम जब किसी भी सनद की इर्तिका की बात करते हैं तो पहले किताब में देखते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा है,
फिर उससे कुछ पॉइंट्स जो हाई स्कूल के हिसाब से आपके 10th या 10वीं क्लास के एतबार से जो इम्पोर्टेंट कुछ चंद पॉइंट होते हैं वही हम लेते हैं। तो अभी हम कुछ पैराग्राफ्स हैं 2-3 उसको पढ़ते हैं और उसमें से फिर 4-5 पॉइंट इकट्ठा करेंगे जो आपको नोट करना रहेगा और वही चीज़ आप एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि पहले आपकी बुक क्या कहती है, उसके बाद उससे हम जो पॉइंट निकालेंगे वो आपको हम बयान करेंगे। ठीक है, तो उर्दू में गज़ल की रवायत का आगाज़ कुली कुतुब शाह से हुआ। यहाँ पे हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कुली कुतुब शाह, जब कसीदा की बात किया था वहाँ पर भी कुली कुतुब शाह ने ही उसका भी आगाज़ किया था। यहाँ पर भी जो आगाज़ है कुली कुतुब शाह ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट करने की बात है कि कसीदा और गज़ल दोनों के ही आगाज़ जो है कुली कुतुब शाह साहब से हुआ। फिर वली दक्नी ने गज़ल की इस रवायत को मुस्तहकम किया और यही वली दक्नी है जो कसीदा के में भी जो रवायत थी उसको भी उन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे, कुछ मुस्तहकम किए थे और यहाँ पर भी उन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ़ारसी गज़ल के मज़ामीन और तशबीहात और इस्तिआरात को अपनी गज़ल में बदला। यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो फ़ारसी की जो गज़लें थी उसमें जो मज़ामीन होते थे या उसमें जो तशबीह बयान की जाती थी या इस्तिआरात दिए गए थे उसको उर्दू गज़ल में लाए और इससे क्या हुआ, एक नई रवायत की बुनियाद डाली। वली के हम असर सिराज औरंगाबादी के कलाम में भी जज्ब मस्ती की ख़ास फ़िज़ा मिलती है। वली के असर से शुमाली हिंद बिलखुसूस दिल्ली में उर्दू शायरी के नए दौर का आगाज़ हुआ। शुमाली हिंद के पहले दौर के शोरा में फ़ायज़ देहलवी, आबरू, शाकिर नाजी, मजमून, यकरंग, आरजू और अंजाम काबिल ज़िक्र हैं। इन शोरा के कलाम में ईहाम गोई का अंसर गालिब है। ईहाम क्या होता है, जैसे मुबालगा पर हमने बात किया था कि मुबालगा हुआ है जब कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बात की जाए, किसी चीज़ को शिद्दत के साथ बयान किया जाए जो उतनी चीज़ नहीं है बल्कि उससे कम हो सकती है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो ईहाम जो है ये क्या है, ईहाम में तजनीस आपने पढ़ा था उसका उल्टा समझ लीजिए। तजनीस में क्या होता था कि दो ऐसे हर्फ आते थे, लफ्ज़ आते थे जो इमला के एतबार से या पढ़ने के एतबार से एक ही थे लेकिन उसके माने अलग होते थे और वो दोनों इस्तेमाल शेर में हो जाया करते थे। जैसे हमने गिले और गले की बात किया था, तो गिले और गले लिखने में इमला के एतबार से दोनों सेम है। जब इसको पढ़ेंगे तो मे भी ये जेल लगाने के बाद ये गिले हो जाए और जब लगाने के बाद यहाँ पे गले हो जाए, लेकिन इसका माने भी अलग है। ठीक है, तो ये तजनीस हो गई। लेकिन ईहाम में क्या होता है, ईहाम में एक ही लफ्ज़ आता है और उसके कई माने होते हैं। ठीक है, तो शेर असल में इसमें कहना कुछ चाहता है और हो सकता है कि जो तर्जुमा कर रहे हो या जो समझ रहे हो वो कुछ अलग समझ रहे हो, यानी कि कोई मामला पास का हो और शेर दूर की बात कर रहा हो। तो इस तरह से जो ईहाम गोई है इसमें शामिल थी और ईहाम गोई का बहुत ही ज़्यादा उर्दू गज़ल में उस वक्त टाइम में बहुत ही ज़्यादा गालिब थी। यानी बातें जो है ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ की बात हो रही है लेकिन उसका एक दूसरे माने है जो दूर की बात कर रहा है। तो इस तरह से होता था जो इस अहद का ख़ास रुझान था। ठीक है, मिर्ज़ा मजहर जाना और शाह हातिम ने ज़बान की इस्लाह की तरफ तवज्जो की और गज़ल को ईहाम गोई से पाक करने में अहम रोल अदा किया। अब ये ईहाम गोई जो थी इसको पाक कर दिया गज़ल से, यानी कि अब ईहाम गोई का जो रवाज था उसको उन्होंने ख़त्म किया। वही इसलिए कि इससे काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा होती थी। अब इस तरह से एक नए तरह का गज़ल का जो है रवायत शुरू हुई। इन्होंने शुरू किया इसको मिर्ज़ा मजहर जाना और शाह हातिम ने। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। 18वीं सदी को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा गया है। यानी 18वीं शताब्दी ऐसी सदी थी जिसमें उर्दू शायरी खूब फली फूली, खूब इसका इर्तिका हुई, खूब फ़रोग मिली। ठीक है, इस दौर में मीर, सौदा और दर्द जैसे बाकमाल शोरा ने गज़ल की रवायत को फ़रोग दिया। अब यहाँ पे देखिए सौदा साहब का नाम है। सौदा साहब जो है कसीदा के अगर आप देखेंगे बहुत ही उम्दा क्लास के, टॉप क्लास के शायर हैं और इनका नाम एक गज़ल में भी बहुत अहम रखता है। बहुत ही बड़ा नाम है गज़ल में भी इनका। ठीक है, तो इस दौर में मीर, सौदा और दर्द जैसे बाकमाल शोरा ने गज़ल की रवायत को फ़रोग दिया। मीर की गज़ल सादगी, जज्बात की शिद्दत, दर्द सोज की कैफियत और एहसास की दिलकशी में अपनी मिसाल आप है।
सौदा कसीदे के अहम शायर हैं, मगर गज़ल में भी वो मुमताज़ मकाम रखते हैं। उनकी गज़लों का आहंग बुलंद है और लहजा पुरशिकवा। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल में तसव्वुफ़ का रंग नुमाया है। फिर आते हैं मुसफ़ी, आतिश और नासिक ने गज़ल को नए रंग व आहंग से आशना किया। गालिब ने इसे फ़िक्र फ़न की नई बुलंदियाँ अता की। इकबाल ने गज़ल को फ़िक्र फ़लसफ़ा से मुतारिफ़ कराया। 20वीं सदी में इकबाल के बाद शाद मवादी, असगर गोंडवी, फ़ानी बदायूनी, हसरत मोहानी, यगाना चंगेज़ी, फिराक गोरखपुरी और जिगर मुरादाबादी ने अब ऐसे ज़माने में गज़ल ही को अपने इजहार का वसीला बनाया जब नज़्मों का दौरा था। इन शोरा की गज़ल क्लासिकी रंग में रची बसी होने के साथ साथ एक नए दौर का पस मंज़र मुहैया करती है। यानी कि जो 18वीं सदी में जो इश्क, मोहब्बत, तसव्वुफ़ और खुशी गम की बातें होती थी, मौजू पे गज़लें कही जाती थी, अब इसको जो है फ़रोग देके अब इन लोगों ने जो 20वीं सदी में इकबाल साहब से शुरू होकर इन सब शायरों ने फिर नई तरह की गज़ल को फ़रोग दिया और उसमें जो है मौज़ूआत की पाबंदी नहीं रही, वो हर तरह के मौज़ूआत वहाँ पे आने लगे। ठीक है, बेशतर तरक्की पसंद शोरा नज़म गोई की तरफ मायल थे, लेकिन इसमें मजरू अव्वल ता आखिर गज़ल ही से वाबस्ता रहे। फैज़ और मखदूम ने भी नज़म के साथ गज़ल से अपना रिश्ता कायम रखा। फैज़ और मखदूम ने गज़ल के नर्म व सबक लहजे में सियासी कशमकश की तर्जुमानी की। तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के ज़माने में शोरा का एक ऐसा हल्का भी मंजर आम पर आया जिसके लहजे में नरमी थी, जो अपनी गज़लों में अपने अहद की बेचैनियों का इजहार कर रहा था। नासिर काज़मी, खलीलुर रहमान आज़मी, इब्न इंशा, शाद आरफी और मुनीर न्याजी इस अहद के नुमाइंदा गज़ल गो हैं। इन शोरा के बाद अहमद मुश्ताक, शहजाद अहमद, ज़फ़र इकबाल, मोहम्मद उल्वी, बानी शहरयार, हसन नईम, इरफान सिद्दीकी, मुज़फ़्फ़र हनफी, इफ्तिखार आरिफ और शुजा खावर वगैरह की गज़ल कई एतबार से मुतवज्जा करती है। उर्दू गज़ल का यह सफ़र आज भी जारी है। यानी कि इन सब ने फिर नए नए मौज़ूआत पे गज़लों का लिखना शुरू किया और तरक्की बढ़ती गई और गज़ल की जो मकबूलियत है वो और ज़्यादा बढ़ी और ज़्यादा उसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। ठीक है, इस तरह से गज़ल जो है उर्दू की सबसे मकबूल सनत बन गई और 20वीं सदी तक ही ये महदूद नहीं रही। जैसे आपने कसीदा का देखा था, कसीदा जो है 18वीं और 19वीं सदी तक चली, मगर उसके बाद जो कसीदा गोई थी वो ख़त्म हो गई। उसकी वजह यह थी कि वो दरबारी माहौल को पेश करती थी, किसी की मजम्मत करते थे, तो इतना करते थे कि वो चीज़ें जो है मतलब कि किसी की चीज़ की हद नहीं होती थी, किसी की तारीफ़ करते थे, इतना करते थे कि वो भी हद से बाहर थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, बहुत सारे इनकलाब आए, तो उसके हिसाब से जो कसीदा गोई थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन उसमें जो लफ्ज़ों का मतलब कि बहुत सारे जो अल्फाज आए हैं, ज़ख़ीरा है, उसने उर्दू शायर मतलब कि अदब को बहुत ही ऊपर पहुंचाया है। इसकी वजह से कसीदा जो है आज भी उर्दू असनाफ में मौजूद है और उसका अपना एक मकाम है। लेकिन अगर कहा जाए तो कसीदा गोई अब नहीं होती है। लेकिन जो गज़ल की बात है, गज़ल आज भी चल रही है और जिस तरह से इसमें हर तरह की एक रंग मतलब कि बहुत सारे रंगारंगी है, इसलिए ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे पॉइंट्स उर्दू गज़ल के इर्तिका के बारे में, जो 16वीं ईस्वी से 17वीं मतलब कि सदी से शुरू हुई है और उसके बाद जो है आज तक चल रही है। अब इससे हमने सिर्फ 5 पॉइंट लिए हैं दर्जा दहम के हिसाब से। ठीक है, आप इन 5 पॉइंट को नोट करिए, इसको सही से समझिए। तो जैसा कि अभी हमने तीन जो पैराग्राफ पढ़े हैं उसी से देखिए, पहला जो पॉइंट है वो देखिए, फर्स्ट वन, गज़ल का आगाज़ मोहम्मद कुली कुतुब शाह से हुआ। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया वहाँ पे। दूसरी चीज़ जो है, वली दक्नी ने गज़ल की रवायत को मुस्तहकम किया। उन्होंने फ़ारसी गज़ल के मज़ामीन और तशबीहात और इस्तिआरात को अपनी गज़ल में बरता। इसके बारे में भी बात किया हमने ठीक से। तीसरा पॉइंट भी पहले ही पैराग्राफ से है, सिराज औरंगाबादी के कलाम में जज्ब मस्ती की एक ख़ास फ़िज़ा मिलती है। ठीक है, ये इनके साथी आए और हम असर होने के साथ उन्होंने कुछ कलाम में जज्ब मस्ती की एक ख़ास फ़िज़ा उनके कलाम में मिली।
ठीक है। चौथा पॉइंट है 18वीं सदी को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा गया। ये दूसरे पैराग्राफ से लिया गया है। इस दौर में मीर, सौदा, दर्द, यहाँ पे रिपीट हो गया है दर्द, तो यहाँ पे और लगा देते हैं। मीर, सौदा और दर्द जैसे बाकमाल शुरा ने गज़ल की रवायत को फ़रोग दिया। ठीक है, 18वीं सदी में। फिर उसके बाद 20वीं सदी से लेकर आज तक जो चीज़ें चल रही हैं, अभी ये मिक्स है दोनों ही पैराग्राफ का, जो दूसरा और तीसरा है, कि मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद इकबाल, शाद अली मवादी, फ़ानी बदायूनी, हज़रत मोहानी, फ़िराक गोरखपुरी वगैरह 20वीं सदी के मशहूर शायर हैं। और अगर आप चाहें तो एक छठा पॉइंट लिख सकते हैं कि गज़ल इस तरह से आज भी, इसका जो सफ़र है गज़ल का, आज भी जा रही है। तो छठा पॉइंट है गज़ल का सफ़र आज भी जारी है, क्योंकि इसमें रंगारंगी है। ठीक है, तो इस तरह से ये गज़ल पे बात हो गई है। अगली नशिस्त में हम बात करेंगे मरसिया पे। ठीक है, कि मरसिया क्या है, किसे कहते हैं, मरसिया की अगर अजाय तरकीबी है तो उससे बात करेंगे, और उसके बाद इसके इर्तिका के बारे में बात करेंगे, और फिर हमारे जो 3 और पॉइंट है मसनवी, नज़म, रुबाई, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लेते हैं अलविदा और मिलते हैं अगली नशिस्त में मरसिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।